Good morning, student. Today we will discuss about biogas production. Today's topic is biogas production. We can call it as gobar gas also because we are using the गोबर गैस, क्योंकि हम लोग इसमें जो है एनिमल का जो डंग होता है उसको भी यूटिलाइज करते हैं। एनिमल काउ डंग को भी यहाँ पे एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। ये उसी पे बेस्ड है। जो भी फार्म से आपका कूड़ा कचरा निकल रहा है, फार्म की प्रैक्टिस से जो भी निकलता है, खेती बाड़ी से जो भी कचरा निकलता है, उस सारे को बेटा यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं एज ए सबस्ट्रेट, और उसको हम लोग डिकम्पोज करवा के, फर्मेंटेशन करवा के और मिथाइलोजेनिक बैक्टीरिया से ट्रीट करवा के अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात करें बायोगैस के कॉम्पोजिशन की बेटा, तो कॉम्पोजिशन में इट हैव मीथेन 50 to 70%, इट हैव CO2 30 to 40%, इट हैव नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, ये इसकी कॉम्पोजिशन होती है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस इज मीथेन एंड द CO2। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ इट, प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे पास दो संस्थाएं हैं, दैट इज KVIC एंड IARI, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, एंड IARI है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दो संस्थाएं ऐसी हैं बेटा जो हेल्प करती हैं उन लोगों को, उन किसानों को या उस इंसान को जो कि चाहता है कि उसके आसपास गोबर गैस का प्लांट लगाया जाए, उसके पास बहुत बड़ी अमाउंट में आपका जो है काऊ डंग वेस्ट पड़ा है, उसके पास बहुत बड़ी अमाउंट में आपके पास फार्म यार्ड वेस्ट पड़ा है, उस सारे को वो प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए अपना जो है इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, वो उनको प्रोवाइड करते हैं क्या, बायोगैस प्लांट। कैसे बायोगैस प्लांट को सेटअप किया जाए, एक बड़ा सा बेटा टैंक बनाते हैं, उस टैंक को हम लोग फिल कर देते हैं स्लरी के साथ और मिथाइलोजेनिक बैक्टीरिया। स्लरी होती है आपका जो भी आपका ये जो गोबर वगैरह होता है, जो भी फार्म यार्ड वेस्ट है, ऑर्गेनिक लोड जिसको आप कह सकते हो। इस तरीके से एक सेटअप लगाया जाता है, इनलेट होता है, आउटलेट होता है, और यहाँ पे जो वेस्ट बचेगा उसको निकाल के एज ए मैन्योर आप यूज कर लेते हो। बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर स्टेप्स में आपको कुछ बताऊंगी। देखो 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है डिकम्पोजिशन का, ठीक है, दूसरा स्टेप होता है फर्मेंटेशन का, और तीसरा स्टेप होता है बेटा आपका मिथाइलोजेनिक बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ये 3 स्टेप के अंदर आपकी जो बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है। वो किस तरीके से आते हैं वो स्टेप मैं आपको बताती हूँ जरा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जितना भी सबस्ट्रेट है आपका, इट विल कंटेन प्रोटीन, इसके पास प्रोटीन होगा, फैट होगा, सेल्यूलोज होगा और लिग्निन होगा। ठीक है बेटा, इन सभी को, इन चारों को तोड़ दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है इनके मोनोमर में या सोल्यूबल फॉर्म के अंदर इसको तोड़ दिया जाता है। डिकम्पोज किसके द्वारा किया जाएगा, डिकम्पोज बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा। तो सोल्यूबल फॉर्म इसके तैयार हो गई या फिर मोनोमर्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इन मोनोमर्स को हम लोग फर्मेंटेशन करवाते हैं। फर्मेंटेशन की वजह से क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म होंगे, ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होंगे। इस ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग क्या करेंगे, मिथाइलोजेनिक बैक्टीरिया से ट्रीट कराते हैं। जैसे ही आप इसको मिथाइलोजेनिक बैक्टीरिया से ट्रीट कराते हो, योर बायोगैस विल प्रोड्यूस विच हैव मीथेन एंड CO2। आप इसको पाइपलाइन के जरिए अपने किचन तक ले जाते हो। तो ये जो स्टेप है आपके, स्टेप 1, 2 और 3। फर्स्ट स्टेप में आपका ऑर्गेनिक मोनोमर्स बन गए, सेकंड स्टेप में आपका ऑर्गेनिक एसिड बन गया, और थर्ड स्टेप में आपका बायोगैस प्रोड्यूस हो गई है। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी अच्छी होती है, 23 से 28 mg/ml³ होती है। इनको सेटअप, इस प्लांट को सेटअप करने में मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 संस्थाएं आपकी बहुत ज्यादा मदद करती हैं। नाउ व्हाई बायोगैस, किस लिए जरूरी है, क्या फायदे हैं इसके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है बेटा, ये लेस पोल्यूटिंग है। इसकी वजह से पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता। आपने देखा होगा आपके किचन के अंदर जो हम लोग गैस यूज कर रहे हैं उसमें भी कोई पोल्यूशन नहीं है, तो उसी तरीके तर्ज पे ये बना हुआ है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट होता है, ये आपको एनर्जी तो देता ही देता है, प्लस जो पीछे रेजिड्यू बच जाता है उसको एज ए मैन्योर आप लोग यूज कर लेते हो, ये इसका फायदा है।
इजीली एक्सेसिबल है। जो भी छोटे किसान है जिनके पास भी पीस ऑफ लैंड है वो इजीली इसको बना सकते हैं। इजीली एप्लीकेबल आप इसको बोल सकते हो, इजीली एप्लीकेबल ये हो जाता है। और ये आपका जो पैथोजन की स्प्रेडिंग है उसको खत्म करता है, क्योंकि आपका जितना भी वेस्ट अगर खुले में पड़ा रहेगा तो वो कोई ना कोई डिजीज का आउटब्रेक जरूर करेगा, लेकिन इनकी वजह से डिजीज का आउटब्रेक नहीं होता। आप उठाते हो सारे कचरे को टैंक में डाल देते हो, डिकम्पोज करके उसकी बायोगैस बना लेते हो। तो पैथोजन से भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें करी जाती हैं और इसीलिए बायोगैस प्रोडक्शन किया जाता है। ये बेनिफिशियल है। स्टेप्स आपने ध्यान रखने हैं बेटा, बिकॉज ये पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। फिर आपका आता है बेटा बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब ये होता है कि हम जो जितने भी पैथोजन वगैरह हैं, पैथोजन है, पेस्ट है, इंसेक्ट है, इन सभी को हम लोग कंट्रोल करें, इन सभी को कंट्रोल किया जाए बाय बायोलॉजिकल एजेंट। क्योंकि एक लॉन्ग रन के अंदर हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि हमारा जो पेस्टिसाइड वगैरह थे ना वो नुकसान से तो बचा रहे थे, पेस्ट को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन लॉन्ग रन में वो पोल्यूशन कॉज करना शुरू कर दिया था। हमारी फूड चेन में वो एंटर करने शुरू हो गए थे, जिसने हार्म भी पहुंचाना शुरू किया, हमें नुकसान भी पहुंचाना शुरू किया। तो उस चीज के लिए हमने क्या किया, हमने पेस्टिसाइड को यूज किया। पेस्टिसाइड ने क्या किया बेटा, आपकी यील्ड तो बढ़ा दी, लेकिन उसने इरेडिकेट कर दिए सारे के सारे माइक्रोब्स को, चाहे वो हार्मफुल थे चाहे वो बेनिफिशियल थे। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमारी धरती के ऊपर जो हमारे इकोसिस्टम बना हुआ है ना, उसमें हर जीव की एक महत्व है। उस महत्व को इसने समझा नहीं और इसने सबको मारना शुरू कर दिया, तो इकोसिस्टम में डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। तो हमने बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करके कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहा कि हमारी फसलें भी बच जाएं और हमारे जो ये ऑर्गेनिज्म है इनका एक मैनेजेबल लेवल तक इनको हम ले आए, यानी कि ये हमें नुकसान भी ना पहुंचाए और इनको हम पूरी तरीके से खत्म भी ना करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इनके नेचुरल प्रेडेटर्स को यूज करना शुरू किया या फिर कुछ और जीन वगैरह इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि बीटी स्पोर्स है। ये बीटी आपने पढ़ा हुआ है, बैसिलस thuringiensis। इन बीटी स्पोर्स में क्राई प्रोटीन होता है जो इंसेक्ट को मार देता है, किल द इंसेक्ट। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। एक फिर हमारा जो लेडी बर्ड बीटल है, लेडी बर्ड बीटल, इसको हमने यूज किया। इसने क्या किया बेटा, एफिड्स को किल कर दिया। आपकी फसलों के ऊपर जो एफिड आता है उनको खा जाती थी ये। ड्रैगन फ्लाई आपने देखी, ड्रैगन फ्लाई क्या करती थी बेटा, ये किल कर देती थी मॉस्किटो को। ठीक है, इसके अलावा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा क्या करता था, ये एक फंगस था, रूट फंगस। ये बहुत सारे केमिकल सीक्रेट करता था जो कि आसपास के प्लांट्स को कंट्रोल कर देता था। प्लांट पैथोजन थे ना, जितने भी प्लांट पैथोजन, उनको ये कंट्रोल कर देता था। तो इस तरीके से देखो, आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करना, हर जगह ये वाला देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल ओरिजिन के कंट्रोलिंग एजेंट हैं। ये खुद भी बायोलॉजिकल हैं और हार्मफुल को खत्म करने का काम ये कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपने को फायदा पहुंचाया था। और इसी कड़ी में एक नाम और आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बैक्यूलोवायरस। इट बिलोंग्स टू द न्यूक्लियोपॉलीहेड्रल जीनस। ठीक है, एनपीवी जीनस, एनपीवी है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रल वायरस। इसी के एक ऑर्गेनिज्म है बैक्यूलोवायरस। ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, ये अपने होस्ट को ही खत्म करता है। नैरो स्पेक्ट्रम आप इसको मान सकते हो। ये कुछ एक इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को खत्म करने का काम करता है। क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ये नैरो स्पेक्ट्रम इसको हम बोल देते हैं, ये बहुत वाइड स्प्रेड इसका इफेक्ट नहीं है। ये जिसके लिए यूज किया जाएगा उसी को खत्म करेगा, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, इसीलिए इसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। और ये इसमें आईपीएम है, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में अडॉप्ट की जाती है, ताकि कंट्रोल किया जाए वीड को, इंसेक्ट को, पेस्ट को, लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करें, लेकिन फायदे वालों को खत्म ना करें, उनको हम बचा लें। वहां पे ये प्रैक्टिस है, आईपीएम की यूज की जाती है। और इसीलिए वहां पे इस प्रैक्टिस को, बैक्यूलोवायरस को बहुत यूज किया जाएगा, ताकि ये फायदे वालों को नुकसान ना पहुंचाए, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनको ये नुकसान पहुंचा दे। इसके बाद आता है बेटा आपका बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया या कुछ इस तरीके की चीजें यूज कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपका जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। बायो हर्बिसाइड हम लोग बात कर सकते हैं। बायो हर्बिसाइड में आप स्मूदर क्रॉप की बात कर सकते हैं। स्मूदर क्रॉप क्या करती है बेटा, ये अपने आसपास किसी को बढ़ने नहीं देती है, जैसे कि बार्ले हो गया, अल्फा अल्फा हो गया, सोरगम हो गया,
मिलेट हो गया, तो ये कुछ ऐसी क्लोवर हो गया, ये सारी ऐसी फसलें हैं जो अपने आसपास वीड्स को बढ़ने ही नहीं देंगी। इसके अलावा आपका आती है बेटा आप क्या कर सकते हो, अपनी फसल के अंदर हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन डाल सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन क्या होगा, ये हर्ब्स को तो खत्म, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन की वजह से आपकी हर्ब्स तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये हर्बिसाइड की वजह से इन फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास भी है, एक कॉकनियल इंसेक्ट था जिसको यूज किया गया था टू कंट्रोल द ओपनशिया इन इंडिया। ओपनशिया नागफनी बोलते हैं बेटा, तो ओपनशिया को कंट्रोल करने, ये भी एक वीड थी, इसको कंट्रोल करने के लिए कॉकनियल इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इस इंसेक्ट ने इसकी एक्सटेंसिव ग्रोथ को क्या कर दिया था, बिल्कुल ही रोक दिया था। इसी तरीके से हाइपरमीशियम को कंट्रोल करने के लिए, हाइपरशियम को कंट्रोल करने के लिए हमने यूज किया था क्राइसोलाइन बीटल को, क्राइसोलाइन बीटल को यूज किया गया था। इस क्राइसोलाइन बीटल ने भी इस हाइपरमीशियम को कंट्रोल कर दिया था। तो इस तरीके से आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि हर चीज जो है, हर ऑर्गेनिज्म जो बायोलॉजिकल नेचर का है, उसी ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे बायोलॉजिकल वीड को या इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है हमारे पास, तो धीरे धीरे उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। फिर आता है बेटा नेचुरल इंसेक्टिसाइड, जिसमें आपकी हल्दी आती है, आपके नीम का एक्सट्रैक्ट आता है, इस ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि जिनकी प्रॉपर्टी इंसेक्टिसाइड है, अदरक हो गई, तुलसी हो गई, तो इनको भी हम लोग यूज करते हैं एज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।